तो एसिड बेस और सॉल्ट चल रहा था, जिसमें हमने एसिड को कंप्लीट कर लिया है, अम्ल को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्षार स्टार्ट किया था और पहला कहा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, और अगर उनको पानी में डाला जाए तो जलीय विलयन में वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन है वो रिलीज करते हैं। OH माइनस मतलब कौन सा आयन हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। और अगर आप उनको टच करेंगे तो उनका टच है वो सोपी होगा, यानी कि उनका स्पर्श है वो कैसे होगा? साबुन के समान होगा। टच करेंगे तो उसका टच है वो कैसे, किसके समान होगा? साबुन के समान होगा। और वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है? याद रखना है छा ला नी, यानी कि क्षार लाल को नीला कर देते हैं, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने कुछ क्षार है उनको स्टार्ट किया था। पहला क्षार कौन सा था? तो पहला था सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। इसका एक और नाम है, इसको क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको। और बनाया कैसे जाता है? तो बनाने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl। NaCl मतलब क्या होता है? नमक। तो नमक या सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि नमक है, उस नमक को पानी में घोलकर एक रख देते हैं कंटेनर में। किस में रख देते हैं? एक कंटेनर में रख देते हैं। और कंटेनर में क्या होगा? NaCl, और इसके साथ में मिला हुआ होगा H2O। और इस कंटेनर के अंदर हम लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रोड। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब रॉड होती है जिसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड देखो है? नहीं देखो है तो कहीं कौन भाई अपने जो बैटरी हो करे खूंटियों देख लियो, तो भाई खूंटियों है बैकबोन ने भी क्या करे? इलेक्ट्रोड क्या करे? गाड़ी की बैटरी खूंटी होया करे तो वो इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड है, इसका कनेक्शन हम किससे कर देंगे? बैटरी से कर देंगे। और ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा? प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। प्लस वाले को क्या कहा जाता है? तो प्लस वाले को कहा जाता है एनोड। प्लस वाले को नाम क्या दे दिया जाएगा? एनोड नाम दे दिया जाएगा। और जो माइनस वाला है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कैथोड। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे या करंट प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड है ये टूट जाएगा। और टूटने को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का अपघटन। और अपघटन किस में होगा? तो ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, और ये पानी में मिला हुआ था H2O में, जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये टूटकर क्या बना देगा? ये टूटकर बना देगा NaOH। और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बन जाएगा। और साथ में 2 गैसें भी बनेगी। एक गैस होगी H2 और एक गैस कौन सी होगी? Cl2। Cl2 मतलब क्लोरीन होगी, और H2 मतलब कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। एक गैस है वो यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर है वो क्या लगा दिया जाता है? एक पाइप लगा दिया जाता है गैस निकालने के लिए। और यहाँ से भी एक है वो ऐसे पाइप लगा दिया जाता है। तो एक गैस है वो यहाँ से निकलेगी और एक गैस है वो यहाँ से निकलेगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनोड से कौन सी गैस निकलती है और कैथोड से कौन सी गैस निकलती है। तो हमेशा विपरीत आयन या विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है, या विपरीत लिंगियों के मध्य भी आकर्षण होता है। आपने चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर इसके पास उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव लेके आते हैं तो क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित होगा। 2 एक जड़ा है तो फिर लड़ जी आपस में, बिला थोड़ी कटी, बर्तन हैंग तोड़ दे अगर बिला रख दी ना एक ही कमरे में तो फिर ये क्या होगा? इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। और अगर विपरीत ध्रुवों को पास में लेके आए, विपरीत ध्रुवों का मतलब है कि एक है वो कौन सा रख दें हम? साउथ पोल,
और दूसरा कौन सा रख दे, नॉर्थ पोल रख दे, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास में लेके आते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये जो H2 है, H2 में कौन सा आयन होता है, तो H+ होता है, हाइड्रोजन प्लस में होता है, और क्लोरीन है वो किस में होता है, माइनस में होता है। तो माइनस वाला किससे अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ आकर्षित होगा, एनोड प्लस की तरफ। तो यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी, तो यहां से निकल जाएगी क्लोरीन, और इस गैस कैथोड से कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी। और इस क्लोरीन गैस का प्रयोग भी हम अलग अलग जगह कर लेते हैं, जैसे पानी है उसका सफाई करने के लिए किया जाता है, या स्विमिंग पूल है उसकी सफाई करने के लिए कर लिया जाता है। इस हाइड्रोजन का प्रयोग भी हम काफ़ी जगह कर लेते हैं ईंधन के रूप में। और मैन अपने को क्या चाहिए था, तो मैन चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH में। अच्छा, एक नाम और कहा था कि इस अभिक्रिया को, ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको एक नाम दे दिया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या नाम दे दिया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों कहा जाता है क्लोर क्षार, क्लोर मतलब क्या बनती है यहाँ पर, क्लोरीन गैस, और क्षार मतलब NaOH बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, NaOH, इसलिए इसका नाम दे दिया क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। इसमें पहली लाइन लिखिए, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, नमक के जलीय विलयन में नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर नमक का अपघटन हो जाता है, नमक का अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, तथा NaOH, तथा NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, NaOH हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कैथोड से, हाइड्रोजन गैस कैथोड से, हाइड्रोजन गैस कैथोड से, तथा क्लोरीन गैस, तथा क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एनोड से मुक्त होती है, क्लोरीन गैस एनोड से मुक्त होती है, क्लोरीन गैस एनोड से मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं।
तो क्या है भाई, घर टूटा है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो एक बड़ा पूरा परिवार था, संयुक्त परिवार था, और घर टूटियो है जना, एक तो हागी डोणी मर गयो ने एक ऊने डोणी मोंडी है, एक ऊने, यानी कि एक बिरात रह गयो ने एक तरात रहे, या फिर वो अगुणों बड़के बोलिया करे आथुणे। तो एक डोणी को मोंडी है अगुणी और एक है आथुणी, और एक तो किम रहा है जून की डोणी हागी में। ठीक है, अब ये अभिक्रिया लिख दीजिए इसमें, NaCl नीचे वाली NaCl। NaCl मतलब है सोडियम क्लोराइड, और ये है आपके जल, बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है कैथोड से, और ये कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस, जो निकलती है एनोड से। क्वेश्चन यही पूछेगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में, पहले ऐसे बन सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड से कौन सी गैस और कैथोड से कौन सी गैस निकलती है, या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो है नमक का विद्युत अपघटन। इसको क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। तो ये ऐसे इससे 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। लिख दिया ये। अब आ जाता है इसका उपयोग, प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रयोग एक तो घरेलू स्तर पर क्या साफ करने के लिए किया जाता है, बर्तन साफ करने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा इसका अगर औद्योगिक स्तर पर कहें तो औद्योगिक स्तर पर साबुन है, वो साबुन किससे बनाए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, औद्योगिक स्तर पर साबुन बनाने के लिए। इसके अलावा ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके अलावा प्रयोग किया जाता है तेल व वसा के शोधन में, वसा के निर्माण में। इसके अलावा इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम के शोधन में। और बॉक्साइड के धातु कर्म में, कुछ ये प्रयोग है वो हमें ध्यान रखने हैं। बॉक्साइड के धातु कर्म में, धातु कर्म का मतलब क्या होता है, तो धातु कर्म का मतलब होता है अयस्क से धातु को अलग करना। भाई खुदाई करते हैं तो खुदाई करने में सिर्फ आपके एक सोना है और थोड़ा सा चांदी है, ये खुदाई करने पर हमेशा शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। यानी कि थे कि अगर खाडो खंड रहा उन तो थाने होनो मिल गयो है तो डायरेक्ट किंग ले जा सको, होनार कने गहनो बना सको, यानी कि बिने शुद्ध करने की जरूरत हुआ कौन बो होया करे, शुद्ध ही होया करे। लेकिन बाकी अगर आप एल्यूमिनियम है या फिर लोहा है तो ये हमेशा प्राप्त किया जाता है तो अशुद्ध रूप में होता है, और फिर धातु कर्म प्रक्रिया से इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो बॉक्साइट है ये किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। याद ऐसे रखते थे उसको हम कि एलो मिनी जेड़ो बाको, एलो मिनी जेड़ो बाको कह करें कि कड़ो है मुंडू कड़ो है कहीं बाको कड़ो है मिनी जेड़ो है, तो एलो मिनी जेड़ो बाको यानी कि एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट है, इसके धातु कर्म में यानी कि इसके शुद्धिकरण से एल्यूमिनियम प्राप्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का। तो लिख दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग या उपयोग लिख सकते, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग
घरेलू स्तर पर बर्तनों की सफाई में घरेलू स्तर पर बर्तनों की सफाई में कॉमा लगा के फिर औद्योगिक स्तर पर साबुन निर्माण में कॉमा प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में कॉमा तेल व वसा के निर्माण में कॉमा पेट्रोलियम के शोधन में कॉमा बॉक्साइट के धातु कर्म में किया जाता है। बॉक्साइट के धातु कर्म में किया जाता है। बॉक्साइट के धातु कर्म में किया जाता है। ये आपने शायद तक 7th क्लास है, और 7th क्लास की अम्ल, क्षार और लवण का जो पाठ है उसमें दिए हुए हैं कि ये प्रयोग है, तो कई बार प्रश्न बन भी सकता है इससे। अगला आ जाता है दूसरा, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा इसका Ca फिर OH और इसके यहाँ पर 2 लगा देते हैं और इसको पढ़ा जाता है CaOH होल ट्वाइस। ये इसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। और इसका और नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, या फिर इसका कहा जाता है चूने का पानी। बुझा हुआ चूना, या फिर क्या कहा जाता है इसे? चूने का पानी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लाइम वाटर। कैसे बनाया जाता है? कुछ नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना लेके आते हैं, कटा लेके आ जाते हैं और एक मोटी सी बना देते हैं कुंडी, और उसके अंदर डाल देते हैं पानी। पहले पानी डालते हैं शायद, और फिर उसके अंदर क्या डाल देते हैं? चूना, और डाल देते हैं, और फिर एक लंबा सा कई डंडा ले लेते हैं और उस डंडे से उसके अंदर घुमाते हैं। हाथ क्यों नहीं घुमा सकते उसके अंदर? क्योंकि वहां से गर्मी बाहर निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, इसे डंडे से घुमाते हैं और फिर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? चूने का पानी। तो चूने का पानी बनाने के लिए क्या किया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना लिया जाता है, जिसको कहा जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ मिला दिया जाता है पानी। पानी मिलाते ही बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या मुक्त होती है? तो साथ में मुक्त होती है ऊष्मा। बिना बुझा हुआ चूना लेंगे और पानी मिला देंगे, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी बन जाएगा। कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो सबसे बड़ा प्रयोग इसका था वो था दीवारों की सफेदी करने के लिए। और दीवारों की सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद या कुछ टाइम बाद है, दीवारों में एकदम क्या आ जाती है? चिकनाई आ जाती है और चमक आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, ये चूने का पानी किससे अभिक्रिया कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड से।
किससे अभिक्रिया कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? वायुमंडल में प्रेजेंट है, अपने एनवायरनमेंट में पाई जाती है। उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? तो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बन जाता है पानी, और पानी तो है वो वाष्पीकृत हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और बाकी क्या बचता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर होता है या मार्बल होता है, उस मार्बल को भी क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अपने चौक आया करे लिखने वाली बोर्ड माते, ये भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसी के कारण क्या हो जाता है? थोड़ी सी दीवार है वो चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। हालांकि कुछ टाइम बाद वो पपड़ी की तरह उतर भी जाता है, लेकिन शुरुआत में सफ़ेदी करने के कुछ दिन बाद उसमें चमक आने का कारण होता है, वहाँ क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये तो इसका पहला ही उपयोग हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है जल के शुद्धिकरण में या जल के मृदुकरण में। शुद्धिकरण की बजाय हम क्या कहेंगे? जल के मृदुकरण में। मृदु मतलब ये बताया नहीं है पहले, अपने पानी है वो दो तरह का होता है, एक होया करे खारो पानी और एक होया करे मीठो पानी। खारे ने क्या करे? कठोर जल, और मीठो भी ने क्या करे? मृदु जल। खारो भी दो तरह को होया करे, एक नॉर्मल खारो ने एक खारो जहर, चिड़िया ही कौन पिए गए। तो कठोर है वो, दो कठोरता दो तरह की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। तो ये जो कठोरता है इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, तो इसकी कठोरता है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा जल के मृदुकरण के अलावा इसका प्रयोग है वो किया जाता है मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए। मिट्टी में अगर मिट्टी की अम्लीयता हो जाती है, मिट्टी में अगर अम्ल ज़्यादा है, उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, पीएच क्या है बात कर लेंगे, पीएच वैल्यू कम हो जाती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय मिट्टी में फसलें नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं? उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अम्ल के साथ क्या मिला दे? अगर हम अम्ल के साथ क्षार मिला दे तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ये तो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार ही है, तो अम्ल के साथ क्षार मिला देते हैं और जो मिट्टी है उसकी अम्लता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इसके अलावा चमड़ा है, इस चमड़े के ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों को हटाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अपने चौकनी वगैरह होती पहला या बेई होती बिंग माते वो चमड़ो चढ़ाता, तो चमड़ो की तू लेना था, और चमड़े माते हम चमड़ो किंग हो, या तो भैंसे को हो सके या बकरे को हो सके या ऊँट को भी लिया था, तो बकरो या भैंसे को ज्यादा यूज करता है, और भी हमारी जगह पे बाल होता, बाल ने हटाने के लिए किंग प्रयोग किया करे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसमें लिखिए इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लिखिए इसे बुझा हुआ चूना या चूने का पानी भी कहते हैं। इसे बुझा हुआ चूना या चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, बिना बुझे हुए चूने या कैल्शियम ऑक्साइड में, बिना बुझे हुए चूने या कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा ऊष्मा मुक्त होती है, तथा ऊष्मा मुक्त होती है। तथा ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात
ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ये इसके नीचे एक अभिक्रिया लिख भी दीजिए। इसमें क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, पानी मिला दिया है तो क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निर्माण हो गया है, क्या मुक्त हो गई है, ऊष्मा। यही अभिक्रिया लिखनी है अभी तो फिलहाल ऊपर वाली। अब लिखिए अगला पॉइंट, बुझे हुए चूने का प्रयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। बुझे हुए चूने का प्रयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी करने के कुछ समय पश्चात सफेदी करने के कुछ समय पश्चात सफेदी करने के कुछ समय पश्चात उसमें चमक आ जाती है, मतलब दीवारों में चमक आ जाती है, कुल मिला के है उसमें चमक आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित CO2 से क्रिया कर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से क्रिया कर, तो CO2 ऐसे लिखना, ये अंग्रेजी का C फिर O फिर इसके नीचे 2, ऐसे मत लिखना कि C और फिर O और फिर क्या है 2, वो ऊपर वाला CO2 लिखना। तो CO2 से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसमें जिसमें ये जो बना है ये क्या है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल ट्वाइस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बन, और H2 मतलब जल होता है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं।
आगे लिखिए, अगर ये अभिक्रिया लिख दी है तो आपने। आज सभी को टीचर्स डे पे टीचर्स याद आ रहे हैं। बोलना सिर्फ इतना ही है, हैप्पी टीचर्स डे। सारे दिन बोल दो ना, सभी दिन। लेकिन अपने यहाँ फिक्स एक दिन फिक्स किया हुआ है, उसी दिन स्टेटस लगेंगे। जैसे हैप्पी मदर्स डे है तो उस दिन अपनी माँ के फ़ोटो लगाएंगे सारे के सारे। फादर्स डे दिन फादर के फ़ोटो लगाएंगे। और उसके अलावा बाकी दिन अपना कोई लेना देना नहीं है। तो आगे लिखिए इसमें, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में जल के मृदुकरण में मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में कंक्रीट व प्लास्टर में चमड़े के ऊपर से बालों को साफ करने में। चमड़े के ऊपर से बालों को साफ करने में किया जाता है। तो ये हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला आ जाता है वो है आपके, अच्छा लिखना था, लो साहब दोबारा ले आए। जल के मृदुकरण में और किया जाता है मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, कंक्रीट व प्लास्टर में, और चमड़े के ऊपर से बालों को साफ करने में, और विरंजक चूर्ण के निर्माण। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला सूत्र तो आपको याद रखना ही है, रटना है, क्योंकि ये आगे अभी थोड़ी देर बाद आएगा। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं तो वो पूछेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। फिर अगर आपको फंसाने के लिए ही प्रश्न पूछना है तो फिर पूछ लिया जाएंगे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे किया जाता है, कैसे किया जाता है। लिख दिया। तो अगला आ जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है MgOH ऑल ट्वाइस। भाई ये मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, अब वैसे सूत्र यही है, Mg फिर OH और ऑल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका दूसरा नाम क्या है, लिखा था हमने एक बार, या बोला था कि इसको क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम।
इसका एक अन्य नाम भी है, इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका? तो इसका प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लीयता दूर करने में। पेट की अम्लीयता दूर करने में। और पेट की अम्लीयता दूर करने में तो पेट में क्या होता है? एसिड। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। और इसको दूर करना है तो इसका उल्टा बनना पड़ेगा। उल्टा मतलब प्रति अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि प्रति अम्ल, या फिर इसको प्रति अम्ल की बजाय क्या लिखा हुआ होता है? एंटीसिड। प्रति अम्ल की जगह क्या लिखा हुआ हो जाएगा? एंटीसिड। तो एंटीसिड के रूप में किया जाता है। एंटीसिड मतलब एंटी प्लस के एसिड। एंटी प्लस के एसिड क्या बन गया है? एंटीसिड। एंटीसिड के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा इसका प्रयोग है वो चीनी उद्योग में भी किया जाता है। चीनी उद्योग। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH होल ट्वाइस। तो इसमें लिखिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटीसिड के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए एंटीसिड के रूप में एंटीसिड के रूप में तथा चीनी उद्योग में किया जाता है। चीनी उद्योग में किया जाता है। तो हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट लिख देते हैं वो है अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है इसका KOH। इसमें भी ज़्यादा लाइन नहीं याद रखनी, हमें इसका नाम याद रखना है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा, तो उसको कहा जाता है, और इसको कास्टिक पोटास कहा जाता है। कास्टिक पोटास कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग है वो किया जाता है मृदु साबुन बनाने के लिए। मृदु साबुन, साबुन भी मीठा नहीं है, ठीक है। मृदु का मतलब हर जगह मीठो नहीं हो, ठीक है। मृदु का मतलब यहाँ कोमल होगा। तो कोमल साबुन। साबुन भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कठोर साबुन और एक होता है मृदु साबुन। एक अपने कपड़ा धोने वालों को साबुन लेना है, करड़ होया करें, तो वो कठोर साबुन की श्रेणी में आता है। तो मृदु साबुन के और प्रकार है शैम्पू, शेविंग क्रीम। तो आदि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये CO2 है, इस CO2 को अवशोषित करने की क्षमता भी रखता है। CO2 को क्या कर लेता है? ये अवशोषित कर लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रयोग पढ़ते हैं हम, वो वैसे आपके तो सिलेबस में है नहीं, ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि
प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं हम, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस के क्या मिल जाता है, जल, और क्या बन जाता है C6H12O6, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो यहां पर एक सिद्ध करना होता है कि सिद्ध करो कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक पौधे को थोड़ी देर धूप में रख लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, रख देते हैं एक बेल जार में, मतलब एक कांच के गिलास में पैक करके रख देते हैं, बिल्कुल पैक कर देते हैं एकदम मोम से, और उसके अंदर रख देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अंदर की जितनी भी CO2 है उसको क्या कर लेगा, अवशोषित। अब अंदर CO2 नहीं बचेगी, उसके बाद प्लांट है उसको धूप में रखेंगे और धूप में रख के ट्राई करेंगे कि भाई ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का टेस्ट करने पर पत्ती में ग्लूकोज होना चाहिए, लीफ में ग्लूकोज होना चाहिए। अगर लीफ में ग्लूकोज है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और अगर लीफ पे ग्लूकोज नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और वाकई में ग्लूकोज होता ही नहीं है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता। किसकी एब्सेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में। तो उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये रामायण तो आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि CO2 के अवशोषित करने में इसका प्रयोग भी लिया जाता है। तो लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH, इसमें लिखिए इसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसका प्रयोग मृदु साबुन, शैम्पू व शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। मृदु साबुन, शैम्पू व शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। अगला लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशोषण की क्षमता होती है। CO2 के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में CO2 के अवशोषण की क्षमता होती है। CO2 के अवशोषण की क्षमता होती है, यानी कि कह सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। तो ये मुख्य आपके हो गए हैं कुछ क्षार, या इनको क्षारक भी कहेंगे। मेन तो क्षारक कहेंगे, बेस कहेंगे, और फिर क्षार किसे कहते हैं ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कि नॉर्मली हम पढ़ते यही है कि अम्ल, क्षार और लवण, लेकिन है क्या, अम्ल, क्षारक और लवण है, क्योंकि सारे के सारे जो क्षारक है वो क्षार नहीं होते। कुछ ही क्षारक है वो कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। यहाँ रीजनिंग लगती है आपके। तो जैसे हमने अम्लों के गुणधर्म लिखे थे, उसी तरह हम क्या लिखेंगे, क्षारकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारकों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। अम्लों के पहले गुणधर्म क्या था, पहला गुणधर्म अम्लों के किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे थे हम, धातु के साथ। और धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बन रहा था, लवण, और ये गैस निकल रही थी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। और उसके पास जलते हुए मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप ध्वनि या फिर फटफट ध्वनि के साथ वो जलेगी। सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है कि पहले ही जो आ जाती है, पहला है किसके साथ क्रिया, तो धातुओं के साथ क्रिया। क्षारकों की किसके साथ क्रिया, तो क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया।
तो जब भी आप क्षारक है उनको धातु के साथ मिलाओगे तो उसी धातु का क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्षारक प्लस के क्या हो जाएगा, धातु। तो धातु एक लवण बन जाएगा और लवण के साथ में और क्या बन जाएगा, लवण के साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। यानी कि एक तो लवण बनेगा और एक क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसी हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम जलती हुई तीली ले जाएंगे तो कैसी आवाज आएगी, फटफट या पॉप। तो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है इनकी प्रॉपर्टी। एक उदाहरण लिख सकते हैं इसमें कि हम क्षारक ले लेते हैं NaOH। कौन सा क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसकी अभिक्रिया अगर आप जिंक से करवा देते हो, इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हो, जिंक से करवा देते हो, तो बन जाता है Na2Zn, ठीक है, O2, और प्लस के क्या बन जाता है, H2। Na2Zn O2 है, इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये कोई क्षार है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए लिखा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया धातु के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, धात्विक लवण, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो पहला यही लिख दीजिए, क्षारकों के गुणधर्म में धातु के साथ क्रिया। प्रश्न कैसे बन सकता है कि क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो लिखिए, क्षारक अम्लों की तरह ही, क्षारक अम्लों की तरह ही धातुओं से क्रिया कर, अम्लों की तरह ही धातुओं से क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब वो लाइन वापस लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो कैसी ध्वनि आएगी, फटफट, क्योंकि वो हम पहले ही जानते हैं। तो लिख दीजिए, क्षारक प्लस धातु, लवण प्लस क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे उदाहरण हो जाएगा अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया है जिंक, यहां बन गया है आपका सोडियम जिंकेट, और ये है हाइड्रोजन गैस। लिख दिया। अब हमने अम्लों की लिखी थी, अम्लों का अगली अभिक्रिया लिखी थी, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और साथ में पानी बनाते हैं। तो लवण और जल बन रहा है, इसका मतलब धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और अम्लों के साथ क्षारों की अभिक्रिया होती है, तभी तो लवण और क्या बनता है, जल। तो अगर हम क्षार को क्षार के साथ मिला देंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि क्षारों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया नहीं होगी, और क्षारों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ भी अभिक्रिया नहीं होगी।
उसके बाद आगे अम्लों की अगर क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, लवण प्लस जल। तो क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बढ़ेगा, लवण प्लस जल ही बनेगा। तो अगला भले ही लिख लो तो लिख सकते हो ये लाइन कि अम्लों के क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण व जल का निर्माण होता है। तो दूसरा लिख ही दीजिए, रिवीजन ही हो जाएगा। और अम्लों के साथ क्रिया, तो इसमें लिख दीजिए क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जो एक उदासीनीकरण प्रक्रम है, जो एक उदासीनीकरण प्रक्रम है, जो एक उदासीनीकरण प्रक्रम है। जो एक उदासीनीकरण प्रक्रम। फिर अगला हमने लिखा था अम्लों की जल के साथ या जलीय विलयन। अम्लों का कौन सा तो विलयन था, जलीय विलयन। यहां पर हम लिखेंगे क्षारकों का जलीय विलयन, क्षारकों का जलीय विलयन। अब क्या, अम्ल तो लगभग सारे अम्ल है वो किसमें घुल जाते हैं, पानी में। लेकिन क्षारों के साथ ऐसा नहीं है। क्षारकों के साथ सारे के सारे क्षारक है वो जल के अंदर विलय घुलित नहीं होते। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, तो उन्हीं को ही कहा जाता है क्षार। ठीक है। ऐसे क्षारक जिनको अगर आप पानी में डालते हैं, ठीक है, ऐसे क्षारक जिनको पानी में डाला जाता है और पानी में डालने पर वो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, तब उन्हीं को क्या कहा जाता है, उनको क्षार कहा जाता है। इसका मतलब है कि सभी के सभी क्षारक है वो क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार है वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। एक ध्यान रखना है कि ये जो क्षार है ये सभी के सभी क्षार है वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, ऐसे गोले बनते हैं, वैन आरेख कहा जाता है इसको। तो वैन आरेख में अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तब तो सभी सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर जाते हैं तो सभी क्या होता है, गलत। कुछ सही होता है, सभी क्या होता है, गलत। तो इसका मतलब है कि सभी क्षार क्षारक है लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। ठीक है। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। उनको क्षार मतलब क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। इसके अलावा जब भी आप क्षारों को यानी कि जो जल में विलयनशील या घुलनशील जो क्षारक होंगे जिनको क्या कहा जाएगा, क्षार कहा जाएगा, तो उनको पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर वो कौन सा आयन मुक्त करते हैं, तो वो मुक्त करते हैं OH माइनस आयन। कौन सा आयन रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे सोडियम है तो ये सोडियम प्लस के और OH माइनस का आयन है वो रिलीज कर देगा। जैसे आप KOH को पानी में मिला दोगे तो KOH है वो क्या मिला देगा, K प्लस, और कौन सा हो जाएगा, OH माइनस। तो ऐसे क्षारक जो कि जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। और क्षार के जलीय विलयन में क्षार है वो कौन सा आयन मुक्त करते हैं, OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। तो लिखिए इसमें, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं,
वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, जल में घुलनशील क्षारक जल में घुलनशील क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस आयन या फिर इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि NaOH है तो वो NaOH क्या कर देता है, Na प्लस और OH माइनस, और KOH है वो K प्लस और OH माइनस। लिख दिया। अच्छा, जब अम्लों को हम पानी में डाल रहे थे तो अम्ल कैसे हो रहे थे, पतले, जिसको हमने क्या कहा था, तनुकरण। सांद्रता कम हो रही थी और उसको क्या कहा जाता, तनुकरण। ऐसे ही अगर क्षारों को पानी में मिला दोगे तो अभी उनका क्या हो जाएगा, तनुकरण। वो भी कैसे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। तो सेम लाइन है, लिख दो भले ही वापस यहाँ। क्षारों को अब यहाँ क्षारक नहीं लिख रहे हैं, क्षार लिख रहे हैं, मतलब वो जल में घुलनशील है। तो क्षारों को जल में मिलाने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती हैं तथा प्रति इकाई आयतन में क्षारों की सांद्रता, क्षारक की सांद्रता या क्षार की सांद्रता कोष्टक में लिख दो OH माइनस आयन की सांद्रता। क्षार की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता कम हो जाती है जिसे
जिसे क्षारों का तनुकरण कहते हैं, जिसे क्षारों का तनुकरण कहते हैं, जिसे क्षारों का तनुकरण कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के बारे में जो जानकारी थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, वो है कि कौन सा अम्ल कितना ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा क्षार कितना पावरफुल है, और इसकी पावर हम कैसे पता करते हैं। तो वो करते हैं स्केल की सहायता से, जिसका नाम है pH स्केल।